लेक्चर नंबर 14 थर्ड लेक्चर है ये बेस थ्योरम का। वैसे लेक्चर 14 है प्रोबेबिलिटी का। 19th क्वेश्चन है आपके पास। टू ग्रुप्स है कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन वो होता है जो बिजनेस होता है, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं कॉर्पोरेट वालों के, उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनने की होड़ में दो ग्रुप आगे आए। द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन। एक फर्स्ट ग्रुप आया, दो ग्रुप थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए जाना चाहते थे। एक सेकंड ग्रुप था, मैंने आपको बता दिया था जो पहले होता है वो E1 E2 होता है, जो बाद में होता है वो A होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है वो E1 E2, जो डिपेंडेंट होता है वो A होता है। E1 E2 E3 सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, पर A/E1 A/E2 A/E3 की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लॉ ऑफ ऑर्डर प्रोबेबिलिटी में A निकालना होता है, इसमें EI/A निकालना होता था। चलिए, दो ग्रुप्स हैं कंपीटिंग फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए जा रहे हैं। दोनों ग्रुप प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विन, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप विन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है विन की। प्रोबेबिलिटी इसके ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप की क्या दे रखी है, फर्स्ट ग्रुप की प्रोबेबिलिटी ऑफ इनके विनिंग की दे रखी है। फर्स्ट ग्रुप है और एक सेकंड ग्रुप है। इनके विनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.6 0.4 दोनों की। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, अगर पहला ग्रुप जीत जाता है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, तो वही बात है जब कोई कॉर्पोरेट, जब कोई कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना जाएगा तो उसकी होड़ लगी होगी। तो दो ग्रुप सामने आए, अब वो सामने आए हैं तो किस बिहाफ पे वो वोटिंग करेंगे, वोटिंग मांगेंगे। वो कहेंगे हम नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो नया प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कंपनी में। अगर वो जीत जाते हैं ग्रुप पे, उसने दिया हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। अगर सेकंड ग्रुप जीत जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप, क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड ग्रुप ने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। तो हम बड़े देसी लैंग्वेज में इसमें आ गए हैं। फॉर्मलिटी तो हमने सारी खत्म कर दी, फॉर्मल तो है नहीं हम इस एक्सरसाइज में। फॉर्मल का मतलब ये है कि सारी बात को हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट से सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। हम अब देसी अपनी लैंग्वेज में आ गए। जो पहले वो E1 E2, जो बाद में वो A, तो कहता है पहले फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप सोचो, एक कंपनी, एक स्कूल, एक कॉर्पोरेट, कोई भी आप दिमाग में रख लो, अगर कोई प्रिंसिपल स्कूल में नया आएगा तब वो नई कोई चीज़ लॉन्च करेगा कि पहले ही नई चीज़ लॉन्च कर देगा, तब वो स्कूल में प्रिंसिपल आएगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले बनेंगे, नया प्रोडक्ट तब इंट्रोड्यूस करेंगे कि पहले ही नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी चुने नहीं गए, अभी इलेक्शन नहीं हुए, तो कहते हैं MLA नहीं बने। एक इसका हमारे पास अगर हम अपने शहर का देखें, MLA नहीं बना, पर उसने नया चीज़ अनाउंस कर दी, ऐसा नहीं होता। नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी, अनाउंस नहीं, इंट्रोड्यूस कर दी, ऐसा नहीं होता। वही कॉर्पोरेट में है कि जब तक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में चुने नहीं जाते तब तक नया प्रोडक्ट कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरा मतलब पहले नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनेंगे, ऐसा नहीं। पहले वो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए जीतेंगे, उसके बाद नया प्रोडक्ट चुनेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले वो जीतेंगे E1 E2, फिर वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। वो A ये आएगा, सोचो जरा, वो A ये आएगा। क्यों, पहले वो चुने जाएंगे, उसके बाद नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो लेट E1 E2, लेट E1 E2 be an event that group A be an event that first group and second group introduce किया गया। विल विन, फर्स्ट ग्रुप चुना जीता जाता है, फर्स्ट ग्रुप के सेकंड ग्रुप जीता जाएगा, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी दे रखी है। किसके लिए, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट और सेकंड ग्रुप विल विन। किसका विन, विल विन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, पहला ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया, दूसरा
0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा, ये दे रखा है, इन दोनों का सम भी 1 है। अब देख लो, इन दोनों का सम भी देखना है तो रफ में देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इससे पता चल जाता है, ये हमेशा पक्की बात है, 0.6 + 0.4 1 दिया हुआ है, बाकी दो का सम भी वैसे इसमें 1 है, इसमें तो इन दो का भी सम 1 है, तो मैंने बोला A/E1 का सम 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो तब अगर कंफ्यूजन आ जाए किसको मैं E1 E2 चुनूंगा किसको A, तो तब आप देसी भाषा लगाना, जो पहले काम हुआ होगा, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए वो जीतेंगे, तभी वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। A be the event that new प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या होगा, उसने बोला वह नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो सिलेक्ट हुआ वो ग्रुप 2 हुआ, ग्रुप सेकंड के लिए बोला। तो E2 बाय, पढ़ लो आप, क्वेश्चन भी पढ़ो, तो पहले ग्रुप 2 के लिए निकालना है A/E2, और नीचे जो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A/E2। A/E1 क्या होगा, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग, A/E1 क्या बताएगा, इवेंट है ऑफ A क्या रिप्रेजेंट करता है, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, नया प्रोडक्ट जो होगा वो इंट्रोड्यूस करेगा, कौन करेगा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, बाय ग्रुप ए, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप ए। चलिए, बाय E1 क्या शो कर रहे हैं, ग्रुप 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बुक में ही दे रखी है, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं, 0.7 दे रखी है। और A/E2 क्या होगा, इवेंट दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 वो कितनी दे रखी है, 0.3। ये 1 में पुट करा दो, इन 1 में आंसर आ गया। और क्या कर, और तो आप करा ही लोगे, उसमें तो हमें क्या करना है, जब 21 या 19 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं तो पता ही कहाँ पुट कराना है। और द स्टूडेंट इन अ स्कूल, इसमें पुट करा दीजिएगा, इट इज नोन दैट 30% हैव 100% अटेंडेंस, 70% स्टूडेंट आर इरेगुलर। कहता है इरेगुलर और रेगुलर स्टूडेंट्स दे रखे हैं क्लास में, स्टूडेंट्स की बात दे रखी है आपके पास, जो स्टूडेंट्स हैं वो दो कैटेगरी में, 100% अटेंडेंस का मतलब जिनकी 100% अटेंडेंस है वो 30% बच्चे, 30% स्टूडेंट्स, और जो इरेगुलर है जिनकी 100% अटेंडेंस नहीं है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, इरेगुलर हैं, उनको कितना परसेंट दे रखे है, 70% स्टूडेंट्स हैं, 30% ऐसे जिनकी अटेंडेंस रेगुलर है, और 70% अटेंडेंस ऐसे हैं जो इरेगुलर है। इरेगुलर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, इट इज नोन दैट 30% हैव 100% अटेंडेंस एंड 70% आर इरेगुलर। प्रीवियस रिजल्ट, पिछले साल, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं, कहते हैं पिछले साल का जो रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले साल के रिकॉर्ड में ये ऐसा प्रतीत होता है हमारे को, मतलब 2000, पिछले साल 10, 11, 12 ऐसे कोई भी पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए, प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 70%, मतलब जो 100 में से भी 100% जिनकी अटेंडेंस है वो कितने परसेंट स्टूडेंट है, 30% स्टूडेंट है, 30% का भी 70%, 70% किसका वाला, 30% स्टूडेंट्स का। पढ़ लो आप आराम से, अभी आराम क्वेश्चन पढ़ा लिखा हुआ है, तो इस 30% का 70%, मतलब अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 30 बच्चे रेगुलर, 70 बच्चे रेगुलर, इस 30 बच्चों का भी 70%, मतलब 21 बच्चे
21 बच्चे 70% ऑफ 30% स्टूडेंट 70% ऑफ द 30% स्टूडेंट हु हैव 100% अटेंडेंस अटेन्स ए ग्रेड, कहते हैं इनको ग्रेड ए मिलता है, अटेन्स ए ग्रेड, ये ए ग्रेड के लिए चलेंगे, इनको ए ग्रेड मिल जाता है, उसने बोल रखा है। और उसके बाद एंड 10% इरेगुलर स्टूडेंट्स अटेन ए ग्रेड, और जितने भी इरेगुलर स्टूडेंट्स हैं इसका भी 10% ऑफ इरेगुलर स्टूडेंट्स का, इरेगुलर मतलब इरेगुलर स्टूडेंट्स का 10%, तो क्या कहते हैं अटेन ए ग्रेड, क्या मिलेगा उसे अटेन्स, पहले मैं समझा दूं ए ग्रेड, ऐसा नहीं कि रेगुलर स्टूडेंट को ए ग्रेड मिलता है, वो कहते हैं इरेगुलर स्टूडेंट को भी मिलता है, 10% ऑफ 70% का, 70 बच्चे थे उनमें से 7 बच्चे 70% सो गए, कितने में 70, तो 70 का 10% 7 बच्चे, उनको क्या मिलता है, कहते हैं ए ग्रेड मिलता है। 21 बच्चों को ए ग्रेड कहां से, जो बच्चे रेगुलर हैं, और जो इरेगुलर है मतलब ये 100% अटेंडेंस का मतलब रेगुलर ही हो गए, और इरेगुलर जो हो गए उसका 70% का भी 10%, उनको भी ए ग्रेड मिलता है, ऐसा नहीं ए ग्रेड नहीं मिलता है। अब वो क्या कहता है, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करो फ्रॉम द स्कूल एंड वाज फाउंड टू हैव ए ग्रेड, उसको ए ग्रेड मिला, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी अटेंडेंस 100% होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेगुलर स्टूडेंट होगा। तो इसमें भी एक वही बात है कि पहले ये ढूंढना कि भैया E1 E2 किसको माना, ए किसको माना, उससे पहले मैं एक बार क्वेश्चन को बता दो, सिर्फ घुमाया गया क्वेश्चन। स्कूल में 2 तरह के बच्चे हम जानते हैं, क्लास में 100 बच्चे सब मान लो, कुछ बच्चे रेगुलर कुछ बच्चे इरेगुलर, इरेगुलर बच्चे 70% ऑफ 100, अगर मैं मान लेता हूँ 100 स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट तो 70% ऑफ एक्स, मैंने एक एग्जांपल के लिए 100 सेट कर लिया, 70% ऑफ 100 का, तो मतलब 70 बच्चे क्या हो गए इरेगुलर, 30 बच्चे क्या हो गए रेगुलर। अब जो 30 बच्चे रेगुलर जो डेली स्कूल आ रहे थे, जब रिजल्ट आया +2 के एग्जाम हो गए, 10th के एग्जाम हो गए, +1 के एग्जाम हो गए, 9th के हो गए, तो उसमें से भी सारे 30% के 30% बच्चे ए ग्रेड नहीं ला सके, उसके भी 70% बच्चे ए ग्रेड ला सके। 70% किसका, 100% नहीं, 100% तो उनकी अटेंडेंस है, अटेंडेंस मतलब रेगुलर है, तो 70% किसका, 30% का, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 21 बच्चों का ए ग्रेड आया, बाकी कितने रह गए 9 बच्चे, किसमें से, इस 30 में से, वो उनका बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया, हमें बात नहीं करनी। अब हम चलते हैं इरेगुलर वालों की तरफ, जो 70 बच्चे थे जो स्कूल में कभी आते थे कभी नहीं आते, अब उनका ए ग्रेड देखा गया प्रीवियस रिजल्ट से, तो उनमें 10% किसका बोला 70% का, तो 10% और 70 मतलब 7 लोगों का ए ग्रेड आया, बाकी 63 लोग बी सी डी जो भी ग्रेड था उसमें चले गए। तो कहते हैं एक बच्चे को चुनो, उसका ए ग्रेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेगुलर था, रेगुलर मतलब 100% रिजल्ट अटेंडेंस थी उसकी। तो ऑब्वियस ही बात है, सोचो जरा, आप लोग अभी स्कूलों में जा रहे हो, कभी रेगुलर हो कभी इरेगुलर हो, लास्ट ईयर जा रहे थे, उससे पिछले सालों में भी जा रहे थे, पहले आप लोग स्कूल में जाओगे, रेगुलर या इरेगुलर रहोगे, उसके बाद तुम्हारा ए या बी ग्रेड आएगा, कि पहले तुम्हारे +2 के एग्जाम हो जाएंगे, तुम्हें ए ग्रेड दे दिया गया, अब कहा जाओ बेटा स्कूल में चले जाओ, रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। पहले आप स्कूल जाओगे, उसमें रेगुलर इरेगुलर रहोगे, तब तुम्हारे पेपर होंगे और तुम्हें ए ग्रेड या बी ग्रेड या सी ग्रेड जिसको भी जो मिलेगा, कि पहले तुम्हें ए बी सी ग्रेड दे दिया उन्होंने, +2 में जैसी एंट्री की आपको दिए ए ग्रेड का, तो बी ग्रेड का, ए ग्रेड बी ग्रेड जो भी कहना चाहते हो, ग्रेडिंग सिस्टम इसने क्या रखी है, ए ग्रेड बी ग्रेड, तो कहते हैं जो भी कहना चाहते हैं वो पहले तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें कहा जाओ स्कूल जाते हो जाओ, नहीं जाते ना जाओ, तो तुम 30% जाते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो पहले आप स्कूल जाओगे, आपकी अटेंडेंस लगा करेगी, उसके बाद आप ग्रेड है, तो इसका मतलब E1 E2 क्या है, उसकी अटेंडेंस को लेके है E1 E2, और ए क्या है उसकी ग्रेडिंग को लेके है, ए क्या है उसकी ग्रेडिंग को लेके है, ए विद द इवेंट क्या है उसकी ए ग्रेड को लेके है। सोचो तो पहले क्या बनेगा, E1 E2 विद द इवेंट दैट a student is regular or irregular in the class या school, even that a student is regular, regular का मतलब 100% result और irregular in a school, क्लास की बात नहीं कर सकते, स्कूल की बात वो कर रहे हैं, क्यों, उनको भी पता है। फिर जो स्कूल में जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो स्कूल तो जाते हैं पर क्लास में नहीं जाते, ऐसे भी बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, ऐसे भी होते हैं। चलो एनी हाउ, अभी तो फिलहाल स्कूल की बात हम करेंगे, स्कूल में रेगुलर की, तो कितने % रेगुलर हैं, 30%, तो 30% का मतलब क्या हो गया, 30/100, और इरेगुलर कितने दिए हैं, 70%, तो 70% का मतलब क्या हो गया, 70/100, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो गया,
30/100 प्लस 70/100, ऑब्वियसली बात है, चेक करना तो चेक कर सकते हो, 1 आ गया, तो ये चेक भी हो गया। ये सिर्फ चेक के लिए रफ वर्क है, पेपर में नहीं करना। ए विद द इवेंट दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड, जो एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, सिलेक्टिंग स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड, वो क्या कहते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो 100%। रेगुलर बच्चे ने कहा, वो रेगुलर बच्चे से आया हो, तो E1 मैंने क्या मानना है, रेगुलर को, और E2 क्या मानना है, इरेगुलर को। सोचो जरा, वो तो जो मानना है आप मान लो, वो रेगुलर बच्चे से आया, तो क्या पूछा गया, E1 बाय, तो क्या आ जाएगा E1, A बाय E1। रेगुलर बच्चे का ए ग्रेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, एक बच्चे को सिलेक्ट किया, उसका ए ग्रेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो रेगुलर बच्चा था। चलिए अब A बाय E1 क्या है, A बाय E1 को हम लेके चलते हैं। A बाय E1 क्या है, इवेंट दैट स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड एंड ही या शी विल बी रेगुलर। सोचिएगा A बाय E1 क्या है, A बाय E1 बी द इवेंट दैट जो सिलेक्टिंग स्टूडेंट है गेटिंग ए ग्रेड गेटिंग अ ए ग्रेड, और वो क्या होना चाहिए, एंड he or she will be regular, she will be regular। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 क्या है, वो रेगुलर होगा, उसका ए ग्रेड मिलेगा। तो रेगुलर का ए ग्रेड क्या होता है, 70% केस में आता है, 70%, 70/100। और A बाय E2 क्या होगा, इवेंट दैट सिलेक्टिंग स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड एंड ही और शी विल बी इरेगुलर, वो इरेगुलर रहेगा। तो वो कितने आएगा, 10% आएगा। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10/100। वैसे भी इन दोनों का संबंध नहीं है, 80/100 संबंध नहीं है। पुट करा दो इन वन में, आंसर आ जाएगा। पुट करा दो इन वन में, आंसर आ जाएगा। ये अपने आप आ जाएगा। देखो जब आप पुट कराओगे तो क्या आएगा, सोचो, इधर पुट कराओ, 70/100 इंटू A बाय E1 वो लिखा हुआ है 30/100, नीचे क्या आ जाएगा, 70/100 इंटू 30/100 प्लस 70 की जगह कितना आ जाएगा, 10/100 इंटू 70/100। सोचो E2 कितना है, 70, और A बाय E2 कितने हैं, 10/100। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ के देखो इसको, 70% ऑफ 30%। सोचो 70% ऑफ 30%, 70% ऑफ 30% कैसे निकालोगे, 70/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30 ऑफ 100, वो यही है। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 70% ऑफ 30% जिनका ए ग्रेड आता है, और 10% ऑफ किसका बना, 10% ऑफ बाकी 70% बच्चों को। 10% ऑफ 70% ये रहा, 70% ऑफ 30% ये रहा, ऊपर भी वो आया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। ये रफ ढांचा बना दिया उसका, फिर ये फॉर्मूले से मैंने सॉल्व कर दिया। आप भी, आपके दिमाग में पूछा है तो आप भी यही बोलोगे 70% और 30%। तो 70% और 30% को क्या लिख सकते हैं, 70/100 ऑफ का मतलब सारी दुनिया को पता है, इंटू 30% में 30/100। तो वही लिखा, चिंता मत करो, सिर्फ फॉर्मूले पुट कराओगे तो आंसर वही बनना है 23 का। फॉर्म में पुट कराओगे तो आंसर वैसे ही जा रहे हैं जैसा आप फॉर्म में चाह रहे हो। चलिए 23rd है, वो कह रहे हैं वही वाली बात जैसे कॉर्पोरेट वाली थी, वो ग्रुप ए ग्रुप बी वो सिलेक्ट होते हैं और नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें 3 मैनेजर की बात की है, ए बी सी आर सिलेक्टेड एज अ मैनेजर की। ए 23 में मैनेजर सिलेक्ट हो रहे हैं, ए बी सी सिलेक्टिंग एज अ मैनेजर सिलेक्ट होना है। मैनेजर किस रेशो में दिया हुआ है, 4:1:2 में सिलेक्ट होंगे। द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी फॉर देम टू इंट्रोड्यूस ए रेडिकल चेंज, वही वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये इंट्रोड्यूस करेंगे क्या बना, आ रेडिकल चेंज।
रेडिकल चेंज को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वो दे रखी है 0.3, 0.8 एंड 0.5। कहता है if the change doesn't take place, find the probability due to the appointment of। कहता है if change take place, अगर change हो जाता है, if the change take place, क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी और बी की, बी या सी के अपॉइंटमेंट से चेंज हुआ, ये मतलब। तो चलिए जरा ए बी सी सिलेक्टिंग एज ए मैनेजर कर रहे हैं, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं, पहले वो मैनेजर सिलेक्ट होंगे, उसके बाद रेडिकल चेंज लाएंगे। सेम ही है 23, सेम एज कह सकता हूँ 19th क्वेश्चन जैसा ही है। तो इसमें 3 है तो 3 मानने पड़ेंगे, E1, E2, E3, E1, E2, be an event of selecting a manager A, B, C as a manager respectively। तो कहता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E1 क्या कह रहा है, हमने A को मैनेजर सेलेक्ट करना है, E2 क्या कह रहा है, B को मैनेजर सेलेक्ट करना है, ऐसे E3 क्या कह रहा है, C को मैनेजर सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवर अपॉन टोटल। तो A को कितने फेवर करेंगे, 4 फेवर करेंगे, देख लो 4, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 + 1 + 2, 4 + 1 + 2, मतलब 4 बाय क्या हो जाएगी, 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/7। E2 की क्या आएगी, सोचो 1/7, और लास्ट में E3 की क्या आएगी, चेक करना है, सबका सम चेक कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या आएगा, 2/7। ऑब्वियस ही बात है, 4/7, 1/7, 2/7, 4 + 1 + 2, 7/7, तो ऑब्वियस ही बात है 1 है। रफ में चेक भी कर लेना, रफ में चेक कर लेना। ए बी द event that selecting manager introduce a radical change। event that जो selecting manager होगा introduced a radical change, जो selecting manager होगा वो क्या इंट्रोड्यूस करेगा, रेडिकल चेंज इंट्रोड्यूस करेगा। वो क्या होगा, वो सेकंड इंट्रोड्यूस करेगा कि थर्ड करेगा कि कौन करेगा। तो वो क्या आएगा, E2 बाय, या तो B करेगा लिखो या C, तो E2 बाय प्लस E3 बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो B करेगा या C करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि दोनों में या तो B करेगा या C करेगा, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A/E3। नीचे भी 3 आएंगे भाई, नीचे भी 3 आएंगे, तो नीचे 2 ही लिख दो, तीसरा भी आएगा E3 A/E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 A/E3, नीचे क्या लगेगा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये वाला सेम रख दिया, नीचे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने बोल दी। या फिर इसको करने का एक और भी तरीका था, क्या बोला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए भी कर सकते हो, टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वो आप देख लो A/E1, नीचे भी पूरा आएगा E1, अगर लिखा जाता तो ठीक है, नहीं तो खुद लिख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कोशिश कर लेते हैं, A/E2 ऐसे भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन पहले भी आया था ऐसा, जिसमें हमने यही काम किया था B और C के लिए। अगर पूछता है तो टोटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो। वो हमारे पास क्वेश्चन था
वो था 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में काम आ चुका है। अब a बाई E1 क्या होगा, सोचो जरा। a बाई E1 क्या होगा, a बाई E2 क्या होगा, a बाई E3 क्या होगा। इवेंट दैट सिलेक्टिंग मैनेजर इंट्रोड्यूस अ रेडिकल चेंज introduced a radical change, एक रेडिकल चेंज इंट्रोड्यूस करेगा बाय, ये ए को शो कर रहे हैं, E1 क्या शो करेगा, सिलेक्टिंग मैनेजर ए बाय मैनेजर ए जो होगा वो रेडिकल चेंज इंट्रोड्यूस करेगा अगर वो ए सिलेक्ट होता है एज ए मैनेजर। ए क्या है, E1 विद सिलेक्टिंग ए एज ए मैनेजर। वही कह रहे हैं इवेंट का इवेंट दैट सिलेक्टिंग मैनेजर इंट्रोड्यूस अ रेडिकल चेंज बाय मैनेजर ए ने चुना गया और रेडिकल चेंज इंट्रोड्यूस किया। उसकी क्वांटिटी दे रखी है कितनी वाला 0.3, तो इस बुक में ही दे रखी है 0.3। ऐसे ही a बाई 2 कर लो, a बाई 2 क्या, सिलेक्टिंग है मैनेजर इंट्रोड्यूस रेडिकल चेंज बाय मैनेजर बी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई 2 दी हुई है, वो तो आप अपने आप ही निकालोगे 0.8। a बाई 3 कितनी दे रखी है 0.25। इन सबका सम भी 1 नहीं है, अगर आप देखें तो सबका सम भी 1 नहीं है। मैनेजर सी है a बाई 3, पुट करा लो इसको 1 में, अब आपकी मर्जी आप 1 किसको बनाते हैं, और पुट करा लो इन 2 में, आपकी मर्जी है। इसको मैंने 1 माना हुआ है, 1 में करा लो या फिर 2 में करा लो, दोनों में एक ही बात है। सोचो 25 या तो ए में करा लो 1 में या 2 में करा लो। 25 25th, the member of consulting firm rent car from 3 rental agencies दिया हुआ है। वो रेडिकल चेंज या तो जो भी इंट्रोड्यूस करेगा बाय मैनेजर ए होगा या बाय मैनेजर बी होगा। देखो जरा, वो ए सिलेक्ट मैनेजर इंट्रोड्यूस अ रेडिकल चेंज है, वो रेडिकल चेंज इंट्रोड्यूस करेगा बाय मैनेजर ए बाई 1, रेडिकल चेंज इंट्रोड्यूस बाय मैनेजर बी ए बाई 2, रेडिकल चेंज इंट्रोड्यूस बाय मैनेजर सी ए बाई 3, 0.5 है। ये मतलब है, पढ़ के देख लो, सब कुछ लिखा हुआ है। E2 या E3 का निकालो या E2 और E3 का निकालो, टोटल में से E1 बाई ए माइनस कर दो एज इन 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में यही था। द मेंबर ऑफ अ कंसल्टिंग फर्म है रेंट कार फ्रॉम 3 रेंटल एजेंसीज। कहता है 50% फ्रॉम एजेंसी X, 30% फ्रॉम एजेंसी Y, 20% फ्रॉम एजेंसी Z। द मेंबर ऑफ कंसल्टिंग फर्म रेंट कार्स फ्रॉम 3 रेंटल एजेंसी। 3 रेंटल एजेंसीज हैं, उनसे कार को रेंट पे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वो दे रखा है। 25th क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्या कह रखा है। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द 9% ऑफ द कार फ्रॉम एजेंसी X से लिया गया है नीड ए सर्विस एंड ट्यूनिंग बिफोर रेंटिंग, रेंट पे लेने से पहले। कहता है कोई कंसल्टिंग फर्म है, जैसे कंपनियां होती हैं, मान लो जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने कंसल्टेंट्स से अपने लोगों, जैसे मेडिकल की मान लो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो अपने क्या करते हैं, MR अपने भेज देते हैं, जाओ दुकानों पे, डॉक्टरों के पास या कहीं भी एजेंसीज में जाओ और हमारे प्रोडक्ट को आप लोग प्रमोट करो। तो इसके लिए वो कई जगह वो भेज देते हैं अपने MRs को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो हायर करती हैं 3 जगह से रेंट पे। कहता है कार करती हैं, तो वो 3 एजेंसीज कौन सी, X से कार रेंट पे लेती है 50%, Y से लेती है 30%, Z से लेती है 20%। जब वो कार लेती हैं तो 9% ऑफ कार फ्रॉम एजेंसी X नीड ए सर्विस एंड ट्यूनिंग, 12% ऑफ कार Y से और 10% ऑफ कार Z से। मतलब X से लेने पे उन्हें सबसे कम ट्यूनिंग और सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो कहता है सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, और जेड एजेंसी से
10% और वाई से सबसे ज़्यादा पड़ती है 12% की। इफ द रेंटल कार डिलीवर्ड टू द फर्म नीड सर्विस एंड ट्यूनिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी एजेंसी जेड इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। एजेंसी जेड को हमने ब्लेम नहीं करना, एजेंसी जेड को हमने ब्लेम नहीं करना है, समझ रहे हैं। चलो चलिए, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एजेंसी जेड इज नॉट ब्लेम्ड। चलिए, तो 3 एजेंसीज दे रखी है हमारे को। एक दे रखी है एजेंसी एक्स, एक वाई, एक जेड। इससे जो लेते हैं आप लोग, 3 एजेंसीज हैं, 50% लेते हैं। इससे जो लेते हैं आप रेंट पे कार, वो 30% लेते हैं। इससे जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, 20% लेते हैं एजेंसीज पे। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ये पता चलता है। कहता है जो लेते हैं उसके लिए ट्यूनिंग और सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, ट्यूनिंग की होती है एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, पहले सर्विस करानी पड़ती है। ये 9%, वही डिफेक्टिव बोल्ट वाला काम हो गया। ये 12% नीड करते हैं, 10% को चाहते हैं, ठीक है। कहता है एक कार को सिलेक्ट करो इफ द रेंटल कार डिलीवर टू द फर्म नीड सर्विस एंड ट्यूनिंग। अगर रेंटल कार को चाहिए सर्विस एंड ट्यूनिंग, इफ मतलब गिवन है रेंटल कार नीड सर्विस एंड ट्यूनिंग, क्या प्रोबेबिलिटी है वो एजेंसी चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एजेंसी जेड is not to blame, is not to blamed। उसको ब्लेम हमने नहीं दिया, नॉट टू ब्लेम, ब्लेम नहीं, नॉट टू ब्लेम है। जरा ध्यान से देखना, नॉट टू ब्लेम है, नॉट टू ब्लेम। मतलब हमने एजेंसी 3 को ब्लेम नहीं देना, एजेंसी जेड को ब्लेम नहीं देना। किसके लिए, सर्विस और ट्यूनिंग के लिए। तो किसको ब्लेम देना है, या तो एजेंसी एक्स को देना है या एजेंसी वाई को, पर एजेंसी जेड को हमने ब्लेम नहीं देना है, नहीं देना है। किसके लिए, ट्यूनिंग और सर्विस के लिए। वही वाली बात हो गया। इसका मतलब ब्लेम किसको करना है, और हमने ब्लेम किसको देना है, ब्लेम टू एजेंसी एक्स एंड एजेंसी वाई। एजेंसी एक्स और एजेंसी वाई को ब्लेम देना, या तो एक्स को ब्लेम देंगे। ब्लेम देना किसको, एक्स और वाई को। किसको नहीं देना, जेड को। जेड को नहीं देना, या तो एक्स को देंगे या वाई को। तो वही वाली बात कह रहे, साफ तो दिया हुआ है। लेट E1, E2 बी द इवेंट दैट जो रेंटल कार्स हैं टेकन फ्रॉम द मेंबर ऑफ कंसर्न रेंट कार फ्रॉम 3 रेंटल विद द इवेंट दैट जो रेंटल कार है रेंट कार फ्रॉम रेंटल एजेंसीज XYZ रिस्पेक्टिवली। रेंटल एजेंसीज XYZ रिस्पेक्टिवली। जो कार रेंट पे ली जाती है वो तो X एजेंसी से ली जाती है या Y से या Z से ली जाती है रिस्पेक्टिवली। रेंट कार फ्रॉम रेंटल एजेंसीज XYZ रिस्पेक्टिवली। तो कितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि आप X से लेते हो, आप रेंटल कार जो रेंट पे लेते हो वो X एजेंसी से लेते हो, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 50% दे रखी है। कहाँ पे लिखा 5/10। और उसकी कितनी दे रखी है, 30% दे रखी है अगर आप दूसरी एजेंसी से जाते हो, 3/10। और अगर आप तीसरी एजेंसी से आते हो तो 20/100, 2/10। देखो इन सबका सम कितना 1 होना चाहिए, जो कि होगा शायद। रफ में चेक करा लो, रफ में सम चेक करा लो, रफ में। तो 5/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10 तो कितना आ गया, 10/10। चलिए, तो 1 आ गए, तो ये लिखिए। अब आगे वो क्या कहते हैं, ए बी द इवेंट दैट जो सिलेक्टेड कार है, रेंट कार है, इवेंट दैट जो रेंट कार होगी वो क्या चाहिएगी, नीड सर्विस एंड, और क्या चाहिए सर्विस के साथ साथ ट्यूनिंग। तो वो क्या कहता है, वो कार जेड नहीं होगी। तो इसका मतलब वो क्या होगी, या तो एजेंसी जेड्स को ब्लेम नहीं करना,
या तो एजेंसी एक्स को ब्लेम करना है या फिर एजेंसी वाई को ब्लेम करना है। एक्स और वाई को आप ब्लेम कर सकते हो, जेड को नहीं कर सकते हो। तो E1 A by E1 नीचे तो सारा चलेगा, E2 A by E2 या फिर E1 by E2 by एजेंसीज A एजेंसी X एजेंसी Y टोटल माइनस थर्ड एजेंसी Z कर लो, एक ही बात है। तो ये E3 आ जाएगा A by E3, बाकी तो फॉर्मूला वही है। A by E1 क्या होगा, इवन दैट जो रेंट कार होगी वो किससे ली गई होगी, रेंट कार जो ली गई है, रेंट कार फ्रॉम रेंटल एजेंसी X से ली गई है, नीड सर्विस एंड ट्यूनिंग, सर्विस एंड ट्यूनिंग। जो रेंट कार है नीड सर्विस एंड ट्यूनिंग, सर्विस एंड ट्यूनिंग, ये ए बता रहा है। रेंटल फ्रॉम एजेंसी एक्स, इवन क्या बताता है, ली कहां से गई है, रेंटल फ्रॉम एजेंसी एक्स। तो ए बाई इवन क्या, जो एजेंसी एक्स से लेके और उसको जरूरत है किसकी बोला, ट्यूनिंग की, तो कितनी दी गई है 9%, 9/100। ए बाई 2 क्या है, वो एजेंसी वाई से ली गई, उसको जरूरत है किसकी बोला, ट्यूनिंग एंड सर्विस की, और वो एजेंसी जेड से ली गई, उसकी क्या जरूरत है। देखो 9% इसमें है, 10% वाई से, सबसे ज्यादा 12% किससे है, कहते हैं तीसरे से। 12% दूसरे वाले से, 12% दूसरे वाले से है, और सबसे कम पहले वाले से, सबसे ज्यादा दूसरे वाले से, तीसरे वाले से कितना दिया हुआ है 10%। तो ये इसने क्वेश्चन में लिख रखा है 9%, ठीक कह रहा है 12% ये ठीक है। अभी सबको खुद करा दो, 1 में करा दो या 2 में करा दो। वो कहता है जेड को ब्लेम नहीं करना, थोड़ा घुमा दिया, जेड को ब्लेम नहीं करना, इसका मतलब एक्स को ब्लेम करोगे या वाई को ब्लेम करोगे। तो या तो एक्स को ब्लेम करो E1 बाय, या वाई को ब्लेम कर लो E2 बाय। नीचे तो सारा टोटल यही आता है, या टोटल में से क्या कर लो, माइनस कर लो, जो इसको ब्लेम नहीं करना उसको माइनस कर लो टोटल में से। चलिए बाय।